So understood three words: fundamental. Then come to the basic again. We have a term that is geopolitical theory. वर्ल्ड अफेयर्स को एक्सप्लेन करने के लिए जियोग्राफी ने कुछ थियरीज दी. जियोग्राफी इज सेइंग कि अगर आपकी जियोग्राफिकल कंडीशन, आपकी जियोग्राफिकल लोकेशन सो एंड सो है, सो दिस इज व्हाट गोइंग टू बी योर पॉलिटिकल आउटकम इन वर्ल्ड अफेयर, एंड दैट डजंट चेंज. ठीक है, आगे जियोग्राफिकल थॉट्स की जब हम लोग बात करेंगे वहां पर एक स्टेटमेंट आएगा, जियोग्राफी इज एवरीथिंग. क्लियर? इट्स द जियोग्राफी विच डिक्टेट्स. मैंने आपको ऐसे भी दिया था एक, as far as I remember, रिचर्ड हार्टशॉन का शायद ये स्टेटमेंट as for history, geography creates history was the essay. Fine. तो बहुत फेमस जियोग्राफर का ये स्टेटमेंट भी है. तो अगेन दिस विल गेट रिपीटेड इन जियोग्राफिकल थॉट्स. सो द आइडिया, फंडामेंटल आइडिया हियर इज व्हाट, आपकी जियोग्राफी सबसे बेसिक है जो ये डिफाइन हमेशा करेगी कि आप आपका वर्ल्ड अफेयर्स में पॉलिटिकल पोजीशनिंग क्या लेंगे. क्लियर? और दिस इज हिस्टोरिकली कंसिस्टेंट. ये थियरी है. हमने अब तक जियोग्राफी में भी जितनी भी थियरीज स्टडी करी, तो व्हाट वी आर डूइंग, जो भी आपके सराउंडिंग में जियोग्राफिकल या कोई भी फिनोमिना थी, यू आर गोइंग टू डिफाइन दैट फिनोमिना in terms of a theoretical perspective. So here I am what doing, I'll try to define the present day world affairs in a form of theory. कि जो दुनिया में चल रहा है ना, उसकी थियरी है कि बार बार यूक्रेन और रशिया में वॉर्स क्यों हुए. 2014 में क्राइमिया का एनेक्सेशन हुआ, बट क्राइमिया का प्रॉब्लम 2014 का ही नहीं है. If you look at the modern world का history, there are Crimean wars. As far as I remember, 2 या 3 Crimean wars होते, right? Look at Afghanistan. अफगानिस्तान आज अनस्टेबल नहीं है. अफगानिस्तान हिस्टोरिकली अनस्टेबल है. Look at मिडिल ईस्ट. मिडिल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट आज नहीं है. मिडिल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट पिछले 50 सालों से है. It's a contested land for last 50 years continuously, but it's not contested for 50 years only. और अगर पीछे जाओ, ऑटमन एम्पायर था. There is war of Constantinople, as far as I remember, right? तब की हिस्ट्री है. Clear? Getting the point? How far I can go back? And then there is one more statement कि history repeats itself as a result of geography. Clear? तो अफगानिस्तान अगर एक war torn region है, it's a conflict prone region. So it's a conflict prone region because of its location, the way it is situated. Ukraine conflict prone region है, Eastern Europe conflict prone region है because of its geographical location. मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट में है बिकॉज ऑफ इट्स जियोग्राफिकल लोकेशन. तो ये हम डिफाइन करेंगे इन टर्म्स ऑफ जियोपॉलिटिकल थियरीज, एंड यू विल फाइंड कंसिस्टेंसी कि व्हाट वाज एप्लीकेबल देन इज स्टिल एप्लीकेबल नाउ. हो सकता है कि बीच में कुछ चेंजेस आ जाए, कंटेम्पररी वर्ल्ड की रियलिटीज यहां पर कुछ ऐड हो जाए, बट फंडामेंटल्स आर नॉट गोइंग टू चेंज. और इसी पूरे डिस्कशन में आपके सिलेबस में 2 थियरीज है. वन इज हैल्फर्ड मैकिंडर की हार्टलैंड थियरी एंड अनदर इज निकोलस स्पाइकमैन का रिमलैंड थियरी. बट इन दोनों थियरीज को अप्रिशिएट करने के लिए या समझने के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट एल्फ्रेड मैहन का सी पावर वाला थियरी विच कम्स इन 1860s. फाइन. इन 1904 comes the Halford Mackinder का Heartland theory, and in 1940s comes Spikeman का Rimland theory. So if I go back to Alfred Mahan का theory, so Alfred Mahan says, I guess I have it here, sea power theory, Alfred Mahan. So what Alfred Mahan is saying, it's the naval strength
which will determine your global influence. और दो टर्म में वो बात कर रहा है. He is saying कि आपका नेवल प्रेजेंस आपको एक इकोनॉमिक एडवांटेज देगा, आपको एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज देगा. जिस कंट्री के पास एक्सेस टू सीज है, that country will definitely have influence in the global affairs. Right? Let's go back 100 or 250 years back in time. Look at the process of colonialism. If you look at the process of colonialism, it is clear-cut reflection of this particular theory. जिन countries के पास access to sea था, they become colonial powers. Why Britishers became one of the largest, or should say the largest colonial power? There is a saying na ki sun never sets over British Empire. They were spread from east to west. And why they could become such a huge power? For one very simple reason: access to seas. और वो जो access to sea था, सबके पास था, इंडिया के पास भी था. But they utilized to their advantage with the help of a strong naval power. They built a naval power. ये कंपटीशन में स्पेनियार्ड्स also built naval power. स्पेनिश आर्माडा की टर्म यूज करी जाती है. There was a it's like a great fear. स्पेनिश आर्माडा का मतलब वो स्पेन का जो नेवल स्ट्रक्चर था, as far as I remember. So that used to be termed as Spanish Armada. And if Spanish Armada attacks you, there is absolutely no way you can run away. They were such a strong naval power at a point. तो वो particular period में colonial history जब आप पढ़ते हो तो you clearly find कि जिसके पास naval power है, that particular power dominates the commerce and trade. That particular power dominates whole of the world. That is what Alfred Mahan starts with. Fine. Then there is a lot of colonial expansion takes place. अच्छा, you will never find Russia का colonial existence. Do you have it? Barely you have it. इक्का दुक्का कहीं पे उनने करा होगा तो करा होगा, लेकिन नहीं है. You have Germans, you have Dutch, you have Spaniards, you have French, you have British. कुछ Italian colonies भी है, पोर्चुगीज भी है, बट रशियन नहीं है. फॉर अ वेरी सिंपल रीजन, अभी एक्सेस ही नहीं रहा वार्म वाटर्स को. अगर मैं यहां पर फिर वो रशिया का फंडा लेकर आऊं, राइट, तो टाइम एंड अगेन वी विल से कि Russia's access to warm water is the constant conflict, and Russia is trying to expand to warm water, and every other power is trying to restrict Russia to the heartland. This is the simple conflict. अभी भी वही चल रहा है. क्लियर? तो इसी लॉजिक पे अगली थ्योरी बनती है हाल्फोर्ड मैकेंडर की, दैट इज हार्टलैंड थ्योरी. फाइन. सो व्हाट हार्टलैंड थ्योरी सेज, हाल्फोर्ड मैकेंडर इज सजेस्टिंग कि सी, कि जिसके पास एक्सेस है यूरेशिया के सेंट्रल रीजन्स का, जो कि बहुत ज्यादा रिसोर्सफुल रीजन है. अब यहां पर रिसोर्सफुल रीजन की बात क्यों आई? बिकॉज दिस इज द पीरियड जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन उसके पीक पे है. फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड वॉट एवर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वी हैव, उससे जो भी आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी वो कैसे आएगी? यू नीड सम ओर्स, मिनरल्स, यू नीड कोल, यू नीड सम पीपल. ठीक है, टेक्नोलॉजी सबका यूज करो. इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है, यू मैन्युफैक्चर थिंग्स, यू डेवलप and you progress. Clear? So if you go to this Eurasian region, central Eurasia का जो region है या आज का जो रशिया का region है, we'll treat this region as a pivot region करके term हम लोग use करेंगे. तो इस region में you will have abundant of resources. अगर आप उन resources का utilization करो तो you will have great economic development. That is what Halford Mackinder is saying. Further, Halford Mackinder says कि see, सिर्फ रिसोर्सेज की बात नहीं है, दिस पर्टिकुलर रीजन इज इम्प्रेग्नेबल.
आप पिनिट्रेट नहीं कर सकते यहां तक, आप पिनिट्रेट नहीं कर सकते मतलब क्या, आप इस पर्टिकुलर रीजन को देखो, हार्टलैंड को, दिस पर्टिकुलर पार्ट, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गो अप टू दिस पर्टिकुलर रीजन. He traces back to Mongol expansion. When Mongols tried to control this particular part, they couldn't, because they had to go through this marchland, Ukraine. ठीक है, ये स्टेपी के रीजन है, वास्ट एक्सपांसेस ऑफ स्टेपी. तो आप उसको क्रॉस करते करते थक जाओगे, छोड़ दोगे आप, कहीं दलदल है फंस जाओगे. सो हिस्टोरिकली व्हाट हैल्फोर्ड मैकइंटर इज सेइंग कि सी आप पाइवट रीजन तक नहीं जा सकते, तो सिक्योर्ड है, तो रिसोर्सेस है, सिक्योरिटी है. क्लियर? सो दिस मेक्स दिस पर्टिकुलर पाइवट रीजन एज ऑटोमेटिकली अ पावरफुल रीजन. और जो इसको कंट्रोल करेगा, दैट पर्टिकुलर पावर विल बिकम वर्ल्ड पावर. क्लियर? अब यहां पे एक ही जगह से एंट्री हो सकती है. दैट एंट्री इज थ्रू ईस्ट यूरोप, आगे बफर पे, राइट? अब अगर यहां पे जाना है तो व्हाट आई हैव टू कंट्रोल? ईस्टर्न यूरोप. तो अगर वर्ल्ड को कंट्रोल करना है तो किसको कंट्रोल करो? ईस्ट यूरोप को कंट्रोल करो. यू बिकम वर्ल्ड पावर. तो आप डिसाइड, एक तो ये कंट्रोल कर ले ईस्ट यूरोप को, तो ये बिकम वर्ल्ड पावर, या वेस्ट यहां पर कंट्रोल कर ले ईस्ट यूरोप को. क्लियर? सो दैट इज व्हाट हैल्फोर्ड मैकइंटर इज सेइंग. मैं बहुत बेसिक बता रहा हूं यहां पे, ठीक है, दिस इज वेरी इंट्रोडक्टरी, क्योंकि होता ये है कि ये 1904 में है, जब वर्ल्ड वॉर 1 नहीं हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 नहीं हुआ. क्लियर? 1904 के बाद हैल्फोर्ड मैकइंटर अपडेट्स हिज थियरी ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 1943 में. और 1943 की थियरी में ये कहते कि ठीक है, हार्टलैंड तो इंपॉर्टेंट है, सराउंडिंग रीजन भी इंपॉर्टेंट है. अपडेट्स आते हैं कुछ, तो you'll have to see कि what thoughts were applied by Halford Mackinder to come to this particular concept. ये हार्टलैंड है, then comes रिमलैंड का concept. Clear? और फिर when we come to स्पाइकमैन का थियरी, which is रिमलैंड थियरी, तो ये एग्जैक्ट काउंटर है. काउंटर किसका है? हार्टलैंड थियरी का. व्हाट स्पाइकमैन इज सेइंग, सी हार्टलैंड इंपॉर्टेंट नहीं है, व्हाट इज इंपॉर्टेंट? रिमलैंड. रिमलैंड को कंट्रोल कर लो. अब ये रिमलैंड कौन सा रीजन है? आपने अगर इस मैप को देखा, look at this particular part of the world, this part typically, this is Rimland. What Spikeman is saying, what is important, what needs to be controlled, कहां पर आपका इन्वेस्ट? Rimland पे. अगर आपने इसको कंट्रोल कर लिया तो आपके पास इसका एक्सेस है. ठीक है, अगर आप रीमलैंड को देखो, रीमलैंड का एक एडवांटेज है, इट डेट्स लाइक इट कनेक्ट्स बैक टू अल्फ्रेड मैन्स सी पावर थ्योरी. दिस इज द रीजन वेयर यू आर एक्सेसिंग सी, है ना? फिर हम लोग वापस आ जाते हैं कौन से थॉट पे? रशियाज एक्सेस टू वार्म वाटर. तो कांस्टेंट टसल है, रशिया इज ट्राइंग टू एक्सपांड, और बाकी पावर्स, अगर आप प्रेजेंटली देखो, कॉन्फ्लिक्ट यहीं पे है ना सारा, ऑल द कॉन्फ्लिक्ट इज हियर. तो ये कॉन्फ्लिक्ट है क्या? रीमलैंड के कंट्रोल का कॉन्फ्लिक्ट है. रीमलैंड को कंट्रोल क्यों करना है? क्योंकि अगर रशिया के पास वार्म वाटर का एक्सेस आ गया तो रशिया के पास रिसोर्सेस है, वार्म वाटर का एक्सेस है, रशिया बिकम्स पावरफुल. दिस इज फंडामेंटल थ्योरी. सारी चीजें इसी के अराउंड चल रही है. अगर आप अभी मिडिल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट को देखो, कई सारी कंट्रीज आर अंडर रशिया के इन्फ्लुएंस और बची कुछ कंट्रीज आर अंडर यूएस का इन्फ्लुएंस, राइट? अगर आप इसको इकोनॉमिक थॉट के तौर पर लो, कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म का कॉन्फ्लिक्ट, तो यहां पर पूरा कम्युनिज्म है, यहां से कैपिटलिज्म है. Why US is controlling this particular part? It is just preventing spread of communism. Getting the point? कि ये what exactly is happening, and throughout the history this is going to be repeated. तो अफगानिस्तान आपका कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट का रीजन है. अफगान वॉर्स की हमने बात करी थी, राइट? तो अफगान वाज अ क्लासिक बफर बिटवीन व्हाट? ब्रिटिश एम्पायर एंड
रशियन एम्पायर। बट फिर लेट 1890s में रशिया का एक्सपांशन थोड़ा बढ़ने लगता है एंड ब्रिटिशर्स स्टार्ट टू फियर कि अगर रशिया को वार्म वाटर का एक्सेस मिला, रशिया को वार्म वाटर का एक्सेस कहां से मिलेगा? अफगानिस्तान, ईरान, सीधा अरेबियन सी। अगर रशिया के पास वार्म वाटर का एक्सेस आ जाता है, इट स्टार्ट टू बिकम पावरफुल। ये डाउट आता है किसको? ब्रिटिश एम्पायर को। एंड दैट इज व्हाई ब्रिटिश एम्पायर ट्राई टू इन्फ्लुएंस व्हाट? शाह ऑफ अफगान। ठीक है, तो अब तक वो बफर था। वी एंटर्ड, ब्रिटिश एम्पायर एंटर्स। द मोमेंट ब्रिटिश एम्पायर एंटर्स, रशिया बैठेगा चुप? नहीं बैठेगा। रशिया ऑल्सो एंटर्स। वहां पे होते हैं अफगान वॉर्स। क्लियर? वहां से वो अफगानिस्तान डिस्टेबलाइज होता है। क्लियर? इफ यू हैव सीन दैट शेरलॉक वाला मूवी और शेरलॉक वाला सीरीज, तो उसमें वो एक तो वो बहुत पुरानी नॉवेल है शेरलॉक होम्स वाली, तो उसमें भी अगर आप देखो तो वो रेफरेंस है एक्चुअली उस पर्टिकुलर सीरीज में, उस पर्टिकुलर नॉवेल में, कि देयर इज कॉन्फ्लिक्ट इन अफगान, अफगान वॉर्स की वहां पर बात होती है। क्लियर? सो दिस इज कांस्टेंट टसल इन अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान अनस्टेबल है, तब से अनस्टेबल है, अभी भी अनस्टेबल है, आगे भी अनस्टेबल रहेगा। क्लियर? बिकॉज दिस अ कंपटीशन, कंपीटिंग पावर्स है। डायरेक्ट कंपटीशन है या इनडायरेक्ट कंपटीशन है? तालिबान ले लो, 1989 तक much of the Afghanistan was influenced by Russia, USSR, the then USSR। अब यूएसएसआर का इन्फ्लुएंस कम करना है तो यूनाइटेड स्टेट फ्यूल्स तालिबान। तालिबान थ्रोज अवे यूएसएसआर का आर्मी बट बिकम्स पावरफुल। दैट ब्रिंग्स इन कॉन्फ्लिक्ट। वो कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है तो अफगानिस्तान वंस अगेन बिकम अनस्टेबल। अब वो अफगानिस्तान अनस्टेबल बना तो यूएस इज नाउ ट्राइंग टू कंट्रोल। तो अभी 2021 तक यूएस वाज ट्राइंग टू कंट्रोल अफगानिस्तान, नहीं बना, छोड़ के भाग गए, अभी भी अनस्टेबल है। क्लियर? सो इट इज लोकेटेड वेयर? अफगानिस्तान इज वेयर? इट्स अ पार्ट ऑफ ड्रीमलैंड। सीरिया का क्राइसिस ले लो, सेम लॉजिक। येमेन का क्राइसिस ले लो, सेम लॉजिक। तो नेक्स्ट लेक्चर विल सी दिस पर्टिकुलर पार्ट इन डिटेल। ये एक बेसिक ओवरव्यू यहाँ पे हमने देखा तीन थियोरीज का, और आपके आंसर में तीनों थियोरीज एक दूसरे के साथ इंटरलिंक होनी चाहिए। अनलेस दे इंटरलिंक, तब तक there'll be absolutely no meaning. Clear? So we'll see you tomorrow. Thank you.